हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर G10 क्लासेस चैनल। तो G10 क्लासेस की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था फ्री स्टडी जोन, उसके अंडर हम लोगों ने फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिजिक्स के 2 चैप्टर्स क्लास 12 के कंप्लीट कर लिए थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होपफुली करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 प्रैक्टिकल भी होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बोर्ड एग्जाम्स हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो। अलॉन्ग विद दैट काफी सारी प्रूविंग, न्यूमेरिकल, मतलब ये चैप्टर काफी रिच है मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की पार्ट 1। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग 3 से 4 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपके ऊपर भी बर्डन ना हो, और जैसे ही एक पार्ट कंप्लीट हो आप न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करिए, प्रूविंग कंप्लीट कीजिए, और साइड बाय साइड चलते जाइए हमारे साथ साथ, ताकि टाइम पे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अभी तक के चैप्टर्स में क्या था कि अभी तक के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चार्ज रखा हुआ है, वो रेस्ट पे है, उसके आसपास जितने चार्जेस, उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्या पोटेंशियल होगा, क्या वर्क होगा, कोई डाइपोल है, रोटेट करेगा, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कितना चार्ज स्टोर करेगा, कैसे चार्ज स्टोर करेगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब यहाँ पे क्या आती है, चार्ज की जगह यहाँ पे बात आती है करंट की। तो करंट होता क्या है, करंट कैसे होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही चार्जेस मोशन करना शुरू करते हैं, व्हेन चार्जेस जैसे ही मोशन में आते हैं वो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। करंट कैसे बनता है? व्हेनेवर चार्जेस कम्स इन मोशन इट कंस्टिट्यूट्स या दे कंस्टिट्यूट करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में कैसे होता है? कुल मिला के ये हो गया कि एक वायर है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, सिंपल। अब यहाँ पे कैसे करंट आया होगा? मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर था, कंडक्टर, एक कंडक्टिंग सिलेंडर था जिसका रेडियस r था। हमने क्या किया कि इसके दोनों एंड्स पे उतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर का 2 डाइलेक्ट्रिक लगाया, एक डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज और एक डाइलेक्ट्रिक नेगेटिवली चार्ज। जब हमने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक लगाया, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप। जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, अब इस वायर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला क्या प्रूफ भी किया था कि जैसे ही एक वायर में या एक कंडक्टर के एल लेंथ का कंडक्टर है और उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। तो अगर इस वायर की पर्टिकुलर वायर की लेंथ एल थी, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक पोटेंशियल सेटअप होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E इंटू एल। एंड बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा? चार्जेस का मोशन शुरू हो जाएगा, और चार्जेस का जैसे ही मोशन होगा कंडक्टर के अंदर करंट का सेटअप हो जाएगा। अब चार्जेस का मोशन कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, तो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि एटम इधर उधर मूव कर सकते हैं, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो कि ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब कुल मिला के एक फोर्स लगेगा हर इलेक्ट्रॉन पे, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा फ्रॉम -q टू +q। इधर की तरफ हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना शुरू होगा सर्किट में करंट एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि करंट किधर से किधर मूव करेगी? करंट हमारे इधर से इधर मूव करेगी। क्यों? करंट हमेशा नेगेटिव चार्ज के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो हम लोग इतना तो कहानी करते नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक लगाया हमने वायर के किनारे किनारे। हम सिंपल क्या करते हैं कि अगर हमारा ये कंडक्टिंग वायर है, हम एक बैटरी लगाते हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। हमने देखा है ये बचपन से कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो रहा है, बैटरी लगाए बिना कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश नहीं होगा, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश नहीं होगा सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी। तो
तो ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू कि करंट होता क्या है, करंट फ्लो कैसे करता है। तो करंट फ्लो क्यों करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जैसे ही हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हर मोबाइल इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्सेलरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू होता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज बॉडी या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है। होपफुली आपको करंट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो करंट का कंक्लूजन सिर्फ ये निकलता है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता है, कि एक वायर रखा हुआ है और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट ही नहीं किया और हम मान के चलते हैं कि वो कंडक्टर है भाई, उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कह लीजिए या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कह लीजिए। ओम्स लॉ हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि करंट फ्लोइंग इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और फिर यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, फिर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कुछ भी पढ़ लिया। उसके बाद ये हो गई हमारी मान लीजिए पहली इक्वेशन। फिर हम लोगों ने देखा था, हाँ, ओम्स लॉ का सबसे जो बेसिक था, बेस था, वो क्या था, ओम्स लॉ क्या कहता था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं होगा कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर सकता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग इन द वायर और इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी हम वायर से लगाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन एक सैचुरेशन तक, एक लिमिट तक, अप टू अ सर्टेन वैल्यू तक। तो current flowing in any wire at constant temperature is directly proportional to potential difference applied। वहीं से जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया R, where R is resistance of the wire। फिर इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ द वायर के। जितना लंबा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस। इसी वजह से अगर आप लोग देखते होंगे तो जो बिजली की सप्लाई होती है, सड़कों पे बिजली के तार होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं। मोटे मोटे होने का फायदा ये होता है क्योंकि भाई लंबाई तो हम कम कर नहीं सकते हैं, हमको ट्रांसफार्मर तक तो वायर लाना ही लाना है, पावर सप्लायर तक, पावर जहां से सप्लाई हो रही है, तो लेंथ फैक्टर को तो हम कम नहीं कर सकते, पर एरिया चेंज करना हमारे हाथ में है। तो हम मोटे मोटे तार इसलिए बनाते हैं क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा वायर का हमारा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम, तो हीट मिनिमम होगी, और हीट अगर बहुत कम होती है तो एनर्जी में लॉस बहुत कम होगा। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया गया तो मिला गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए आया। सेकेंड इक्वेशन, वेयर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास दो कॉपर के वायर हैं, एक कॉपर का वायर 1 मीटर लंबा है और दूसरा कॉपर का वायर 1 किलोमीटर लंबा है। दोनों वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। जितना बड़ा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारी मटेरियल की होती है। मतलब वायर 1 मीटर लंबा लो या 1 किलोमीटर लंबा लें, रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि मटेरियल सेम है। मटेरियल हाँ सेम, मान लीजिए हमने कॉपर का वायर लिया, तो resistivity is the property of material, whereas resistance also depends upon length of the wire, cross sectional area of the wire, and along with that the resistivity of the material। अब आते हैं प्रूफ पे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा V इज इक्वल्स टू आई रो एल बाय ए मिलेगा। यहाँ पे I अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन रो एल। ठीक है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू I अपॉन ए।
इसको बोला जाता है करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। क्यों? क्योंकि करंट जो होता है वायर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो पर यूनिट एरिया मतलब अगर छोटा सा एक एरिया लिया तो उससे कितना करंट फ्लो करेगा उसको बोला जाएगा करंट डेंसिटी। उसके बाद हम लोगों ने एक रिलेशन ये भी पढ़ा था, V is equals to E into length of the wire या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जिसके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। तो यहाँ से V अपॉन L क्या होगा? V अपॉन L विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रो, एंड 1 अपॉन रो इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। रो इज रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। वेक्टर फॉर्म में सिंपल, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वायर है, उसकी करंट डेंसिटी J है और उस पर्टिकुलर वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो रही है, तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और वहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो आता है कंडक्टिविटी ऑफ द वायर। कंडक्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो कंडक्टिविटी भी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ही कहलाएगी। अब वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की प्रूविंग जरूर नहीं कहेंगे, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। अब हम लोग देखते हैं, कुछ यूनिट्स देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट्स पता होना काफी जरूरी होता है। अब आप लोग वीडियो को अगर पॉज करके रो की यूनिट, सिग्मा की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट, सब चीज की यूनिट और डायमेंशन निकालते जाइए। सबसे पहले तो यूनिट ऑफ आर इज ओम। कैसे लिखा जाता है? लाइक दिस। यूनिट ऑफ रो कैसे निकलेगा? R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L, मतलब ओम मीटर। यूनिट ऑफ सिग्मा कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को ऐसे भी बनाया जाता है और इसको बोला क्या जाता है? मो मीटर इनवर्स। ओम का उल्टा मो। आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग आर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी तीनों चीजों का डायमेंशन निकालेंगे। इफ इन केस डायमेंशन निकालने के बाद बुक से मैच नहीं करता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन या नीचे दी गई वेबसाइट पे क्वेरी बॉक्स में आपका मेंशन कर सकते हैं। डायमेंशन निकालने का तरीका आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एल्स हमारे इसी चैनल पे यूनिट एंड डायमेंशन नाम का एक चैप्टर भी होगा, उस पर भी आप डायमेंशन निकालना सीख सकते हैं। Up moving towards the fourth topic to be covered in this particular video lecture, drift of electron and the origin of resistivity. Drift of electron and origin of resistivity. अब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर वायर रखा हुआ है, उस पर्टिकुलर वायर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो मोशन की, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आयंस से जाकर टकरा रहे होंगे, आयंस और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा होगा। कोलिजन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की पहले वेलोसिटी रहती है वही वेलोसिटी सेम रहती है आफ्टर कोलिजन आल्सो, बट इन सम अनदर डायरेक्शन। तो कुल मिला के होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस मोशन, सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो रैंडम होता है। तो ओवरऑल बोला जाता है कि एवरेज वेलोसिटी of all the electrons is 0। मतलब अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N है तो समेशन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, मान लेते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n थे तो सारे वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना होगा? 0। पहली इक्वेशन। अब हमारा वायर था, उसमें हमने क्या किया? उस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जस्ट बिकॉज ऑफ आप कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, एक वायर की पर्टिकुलर लेंथ है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे और एक्सेलरेट करके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, सर्किट में हमारी करंट स्टैब्लिश हो जाएगी।
अब हम लोग क्या मान के चलते हैं कि vi, ये स्मॉल v है, कि vi वेलोसिटी थी हमारी, किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन के मोशन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, vi वेलोसिटी थी। हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो गई E। कैसे अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस लगा के अप्लाई किया। तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? माइनस E इंटू ई। अब इसी फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां से हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सेलरेट माइनस ई अपॉन एम। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करेगा। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली vi वेलोसिटी से मूव कर रहा था, t समय के बाद आफ्टर टाइम t जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो हो जाती है vt। ठीक है, तो यहां से यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, हमें क्या मिलेगा? vt इज इक्वल्स टू v इनिशियल माइनस a की जगह पे ये माइनस em अपॉन t, ये होगा। अब हो सकता है जब कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद कि पहले एक इलेक्ट्रॉन एक आयन का कोलिजन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, वहां पे फिर कोलिजन हुआ, तो क्या हुआ कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लेट टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगता है? टाउ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाउ को, टाउ से तो डिनोट कर दिया, इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन था वो कितना टाइम तक रिलैक्स किया, तो वो होता है हमारा सक्सेसिव कोलिजन के बीच में रिलैक्सेशन टाइम। अब इन्होंने क्या बोला था कि पहले था कि जो एवरेज वेलोसिटी थी वो 0 थी, लेकिन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है और एक जो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, उसको हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd। क्या बोला जाता है इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर हम लोगों की जो ये इक्वेशन नंबर थर्ड थी, एवरेज करें इसका, एवरेजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी उन सब का एवरेज क्या आया होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका एवरेज तो 0 होना ही है, क्यों? क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी थी और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो टोटल इसकी जो एवरेज आएगी वो 0 आ जाएगा। और ये हो गया माइनस ई टाइम का एवरेज टाउ अपॉन में एम, इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आगे कुल मिला के। वीडियो को पॉज करके ये नोट कर दीजिए, इसमें प्रूफ में आता कैसे है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या हाउ डज करंट डिपेंड्स अपॉन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला ऑन द फिंगर टिप्स याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लेते हैं हम लोग, वो है n। ठीक है, ये हमारा वायर था जिसकी कुछ ऐसे करके मान लेते हैं, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की इसकी जो स्पीड होगी vd थी, और टाइम मान लेते हैं डेल्टा t लग रहा था यहाँ पे जाने में, तो ये इसकी लेंथ हो गई। क्रॉस सेक्शनल एरिया a था, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या होता है? लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब vd डेल्टा t इनटू एरिया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ये है हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जैसे ही हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला, सर्किट में कितना चार्ज होगा? टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
into charge on a particular electron, Q ये होगा, ये होता है Q। Q को क्या लिखा जाता है, Q इज इक्वल्स टू I, और कितने समय में डिस्टेंस हमने देखा था, डेल्टा टी टाइम्स में, I डेल्टा टी, N E A V D डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, यहाँ से आगे I इज इक्वल्स टू N E A V D। तो जो सर्किट में करंट है, किसी पर्टिकुलर वायर में जो करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी सेटअप की है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट ही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हम लोग का प्रूफ यहाँ पे खत्म होता है कि अगर आपको पूछा जाता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको यहीं तक करना है। लेकिन अगर इसके आगे आप फर्दर हम प्रोसीड करना चाहते भी हैं कि इफ इन केस आपको चाहिए कि कुछ और भी हमें देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 टू इक्वेशन नंबर 5, हम लोग को क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू NEA। अब करंट है, पॉजिटिव ही होना है, तो VD का मॉड सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, लिख देते हैं NEA, VD क्या हो जाएगा हमारा, EE टाउ अपॉन में M होगा। यहां से हम लिख सकते हैं I अपॉन A इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू E, ये आएगा, ये आएगा। I अपॉन A इज करंट डेंसिटी, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू E। अब हम लोग अगर रिकॉल करा जाए कि हम लोगों का वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या था, J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, ये था हम लोगों का वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां से कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। अब अगर हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी जो क्या था, रेजिस्टिविटी वाज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो हाँ, अगर हमारे पास कोई तार है तो उसका रिलैक्सेशन टाइम, मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट ही होनी है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन कि वायर की लेंथ कितनी है, वायर कितना मोटा है। तो कुल मिला के जो रेजिस्टेंस था R इज इक्वल टू रो L बाई A, इसका अगर हम लोग मॉडिफाइड फॉर्मूला देखें तो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A, इसका कोई मतलब नहीं है, बट अगर प्रूव करने को आ जाए कि शो दैट रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो ये हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा विच इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गिवन वायर या पर्टिकुलर गिवन कंडक्टर, हेंस रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, I इज इक्वल टू NEAVD, और यही फॉर्मूला जो मैं बोल रही थी कि फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, वो यही फॉर्मूला है। ये तो डिराइव करते हुए आ ही जाएगा, बट ये I इज इक्वल टू NEAVD, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज नथिंग, मोबिलिटी में क्या आता क्या है, मोबिलिटी का फॉर्मूला, मोबिलिटी की डेफिनेशन, या तो यूनिट वगैरह कुछ भी। तो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेफिनेशन आप एग्जैक्टली देख लीजिएगा, या ये भी लिख सकते हैं, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी को डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। म्यू इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन द वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में वेलोसिटी जनरेट होती है। मोबिलिटी ये हो गई हमारी, इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन आप लोग निकाल के बुक से मैच कर लीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ये मोबिलिटी 1 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। Moving on towards the last topic of this video lecture is limitation of Ohm's law. तो Ohm's law की लिमिटेशन हम लोगों ने पहले ही देख ली थी कि Ohm's law तभी तक वैलिड होता है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि वो हीट करेगा, और अगर वायर हीट करना शुरू हुआ तो टेम्परेचर चेंज हो गया, और जैसे ही वायर का टेम्परेचर चेंज हुआ करंट Ohm's law फॉलो नहीं करेगा। तो Ohm's law कब तक फॉलो होता है, अगर कोई हमारा
ग्राफ बनाया जाए हम लोग V इज इक्वल टू आई आर का, तो ये हमारा वो बॉडी का ग्राफ है जो कि परफेक्टली फॉलो कर रही है ओम्स लॉ को, और ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वायर में अगर करंट फ्लो होना शुरू किया है तो कोई आइडियल कंडक्टर नहीं होता है कि वो हीट करेगा ही नहीं, वो अपोज करेगा करंट के मोशन को, और जैसे ही वो अपोज करेगा वहां पे हीट आएगी, हीट होगा, टेम्परेचर चेंज होगा और ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन यही है कि ओम्स लॉ तभी तक काम करता है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा। क्योंकि अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम लोग देखेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं बट आगे आने वाली चीजों में जब देखेंगे कुछ और डिवाइसेस, डायोड वगैरह, तो वहां पे जाहिर सी बात है जब हम ओम्स लॉ देखेंगे तो ऐसा ग्राफ कभी बनता ही नहीं है। पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पढ़ना ही है कि V is directly proportional to I, और लिख दिया at constant temperature which is not at all possible। तो ये था लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। होप सो आपका एक बेस क्लियर हो गया होगा, एक बेस बन गया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। आने वाले लेक्चर्स में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आगे कवर करेंगे, और खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी कि 2-3-4 पार्ट में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव लगी हो हमारी वीडियो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक मिलता चला जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। Thanks for watching the video. Have a good day.